जो इक्वेशंस सॉल्व करेंगे या जो प्रॉब्लम करेंगे वो एक ख़ास तरह के फॉर्मेट पर रहेंगी कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह केस आ रहा है कि 1/FD है और आपके पास इन होमोजीनियस वाले पार्ट में एक e⁻AX है और मान लो कोई दूसरा है जो फंक्शन ऑफ x है इस तरह से, तो एक एक्सपोनेंशियल के साथ है और यहाँ फाई में कोई भी इसके अंदर आपके पास इस तरह से अलजेब्रिक का कुछ हो सकता है या आपके पास कॉस का टर्म हो सकता है या आपके पास कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं। तो एक एक्सपोनेंशियल है और एक आपके पास कोई दूसरे तरह का x का फंक्शन है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा कि आपका e⁻AX आगे आ जाएगा और यहाँ पर f की जगह पे आ जाएगा जो d है d प्लस a और जो फाई एक्स है वो ऐसे का वैसा वहाँ पर रहेगा। तो फिर जो भी कुछ यहाँ पर आएगा ये टर्म ये इस फाई एक्स पर ऑपरेट होगा और हमारा आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे जो कि हम जोड़ रहे हैं, तो अगर ये पूरा फंक्शन नॉन जीरो है तब ये काम करेगा। अगर जीरो होता है तो हम देखेंगे कैसे हम वहाँ पर वही काम होगा कि हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डेरिवेटिव लेंगे और देन फिर हम उसके ऊपर a अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है? हमारा फार्मूला ये है कि इफ़ वी हैव 1/FD e⁻AX एंड सम फंक्शन ऑफ x देन दिस इज इक्वल टू e⁻AX और आपके पास हो जाएगा उस ऑपरेशन की वजह से d प्लस a और आपका फाई एक्स वैसे का वैसा रहेगा जिसके ऊपर ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा और इस तरह से हम अपने सॉल्यूशन को प्राप्त कर पाएंगे। बेहतर होगा कि कुछ न्यूमेरिकल करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल से ही हम इसके ऑपरेशन को समझ पाएंगे। एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है कि d2y/dx² है -2 टाइम dy/dx है प्लस 2 है y और राइट हैंड साइड में है e⁻x cos x है और प्लस है 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर प्लस x नहीं, यहाँ पर x है। तो यहाँ पर एक तो ex के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई है और एक x अलग से जुड़ा हुआ है। तो ये है जहाँ पर हम आज जो फार्मूला पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे। x के साथ तो हम नॉर्मली कैसे बिहेव करते हैं वो अभी हम बता ही देंगे आपको। तो जैसे कि ये हमारे पास सोल्यूशन है तो इसका सोल्यूशन इस क्वेश्चन है, सोल्यूशन के लिए क्या होगा? द ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ इन होमोजीनियस है क्योंकि राइट साइड जीरो नहीं है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करोगे? m² - 2m + 2 और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। इस तरह से हमारा इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखो तो इसका जो आंसर होता है वो जो है वो सीधे तौर पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर a² है -2ab और b² जैसा फार्मूला नहीं लग रहा है। तो इसका रूट क्या निकालेंगे? तो इसका जो रूट है द रूट ऑफ अबव इक्वेशन इज़, हम सीधाचार्य मेथड लगाएंगे। m होगा -b, यहाँ -2 है तो ये जाएगा -b यानी कि +2 प्लस माइनस b² मतलब -2 का स्क्वायर तो 4ac यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा अपॉन 2। आई होप आप ये फार्मूला समझ रहे होगे। हम लिख रहे हैं ax² bx + c = 0। तो यहाँ पे x का रूट आता है -b b² - 4ac अपॉन 2a। उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये आ गया आपके पास 2 ± √4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 2 ± i √4 का हो जाएगा 2 अपॉन 2। तो आपके पास रूट आ जाएंगे ±i। तो अगर हम इसको अल्फ़ा + i बीटा के टर्म में लिखें तो अल्फ़ा हमारा यहाँ पे 1 दिख रहा है, बीटा भी हमारा यहाँ पे 1 दिख रहा है। सो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा y c1 नहीं, यहाँ पर ऐसे होगा e⁻αx। तो अल्फ़ा 1 है, सॉरी अल्फ़ा 1 है ना, तो ये हो जाएगा e⁻1 × x, फिर जाएगा c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा यानी कि x। इस तरह से तो हमारा आंसर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो आएगा दैट विल बी द e⁻x c1 cos x और c2 sin x। तो इसको तो हम
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं। अब हमारे पास है पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो कि वो हमारे पास कुछ नया सा है। तो आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे होगा, आपको लिखना पड़ेगा d² माइनस 2d प्लस 2, और राइट हैंड साइड में लिखोगे आप x प्लस e की पावर x cos x। इस तरह से लिख रहे हो। दो हिस्सों में है, पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। तो ऐसा करो, इनको ब्रेक कर दो। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करने का मतलब है आप लिखना होगा d² 2d प्लस 2 टाइम x प्लस 1/d² माइनस 2d प्लस 2 और e की पावर x cos x। तो ऐसा करते हैं, इस वाले हिस्से को हम पहला हिस्सा मानते हैं, इस वाले हिस्से को दूसरा हिस्सा मानते हैं, और दोनों को सॉल्व करते हैं। फॉर I1 को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पर x है, कोई साइन कोई कॉस इस तरह से नहीं। तो x है तो इसके ऊपर हम सिंपल डिफरेंशिएशन ही अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो कैसे लिखेंगे। ऐसा करिए कि आपके पास जो इक्वेशन लिखी है उसमें जो बिना d के है, जो नंबर है केवल से 2 है, एक नंबर है कांस्टेंट टर्म है, उसको लिखिए, फिर फर्स्ट पावर लिखिए, फिर सेकेंड पावर लिखिए। इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद फिर आपको करना क्या होगा, आप इसमें से इस 2 को कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट बचेगा 1 माइनस डी प्लस d² बाई 2, क्योंकि आपने 2 कॉमन ले लिया तो ऐसा बचा। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ x तो रहेगा। अब आप क्या करो, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर दो। तो 1/2 तो बाहर रहेगा, अंदर हो जाएगा 1 माइनस d² बाई 2। चूँकि आपने माइनस कॉमन ले लिया तो d माइनस d² हो गया, और ये हो जाएगा x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 तो वैसे रहेगा, आपने 1 माइनस d² बाई 2 इस पूरे को आपने ऊपर ले गए, पावर -1 कर दी, x पे ऑपरेट हो रहे हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा है 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n-1 फैक्टोरियल 2x² एंड सो ऑन। तो अब हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन वाले हिस्से बहुत छोटे हैं एक से, तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें x² तक का टर्म लेना है। x यहाँ पर ये है, मतलब जो बाइनोमियल का x है वो यहाँ पर ये d माइनस d² बाई 2 है। तो देखो यहाँ x की पावर केवल 1 है। तो अगर x की पावर 1 है, यानी जब उसके ऊपर एक बार d बाई dx लिखोगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि d जैसे ही x पे अप्लाई होगा 1 आ जाएगा। अगर हम d x पे अप्लाई हुआ, उसके बाद फिर उस पर d अप्लाई किया, यानी कि आपने d अप्लाई किया 1 पे, वो हो जाएगा 0। अब आप चाहे एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी d अप्लाई करोगे वो 0 होगा, यानी d ऑफ x ही केवल 1 होगा। d की और भी कोई पावर होगी तो वो 0 होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम d², d³ d4 ये सब पावर नहीं हमारे किसी काम की है। तो आपको सिर्फ इसको एक बार ही बाइनोमियल थ्योरम का हिसाब से केवल पहला टर्म और दूसरा टर्म ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इन टर्मों में x और हायर पावर आएंगी तो d² हो जाएगा, d की पावर 4 हो जाएगा, d की पावर 3 आएंगी, जो हमारे काम की नहीं है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस nx, तो ये -1 है, इसका -1, तो ये हो जाएगा 1 टाइम x की जगह पे d माइनस d² बाई 2, और बाहर अप्लाई हुआ x। आई होप ये सब रफ वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्कशन के तौर पे बता रहा हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2, x मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर d अप्लाई करोगे x पर, फिर d² बाई 2 अप्लाई करोगे x पर। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 1/2। अब यहाँ से तो x बचेगा, यहाँ बचेगा 1, और ये हो जाएगा 0। तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा 1/2, एक तरह से आप कह सकते हो 1 प्लस x, इतना ही बचेगा। तो भाई हमारा जो पहला हिस्सा है वो तो हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। फॉर I2 के लिए क्या करोगे आप, 1/d² माइनस 2d प्लस 2 ये है, और e की पावर x cos x। तो सर हमारा फार्मूला है, हम e की पावर x को जैसे लाएंगे वैसे ही हमें जहाँ जहाँ d है वहाँ d+1 करना पड़ेगा। तो आपने हर जगह पे d+1 कर दिया,
तो इस तरह से आपके फॉर्मूले में d+1 हुआ, और cos x तो वैसे ही रहेगा, cos x पे कोई उस तरह का असर तो पड़ना नहीं है। तो अब देखें कैसे होगा इसको। सो आपके पास I2 के लिए क्या है, I2 के लिए है 1 आपने EX आगे ले आए हैं, तो आपके पास है d+1 का होल स्क्वायर -2 d+1 +2, और यहाँ आपके पास है cos x। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब है आप d+1 का होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a² + b² + 2ab, यहाँ होगा 2d - 2 + 2। तो आप देखोगे ये कैंसिल हो गया, ये 2d कैंसिल हो गया, cos x यहाँ पर है। तो फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो गया, ex बराबर d² + 1, और यहाँ आ गया cos x। हमने पढ़ा है कि अगर कहीं cos ax है और उसके ऊपर fd² अप्लाई हो रहा है तो वो हो जाएगा fd की जगह पे -a² और cos ax रहेगा। तो इसका मतलब ये निकल के आता है बच्चों कि अगर आप इस देखो यहाँ पर इस जगह पर a की वैल्यू 1 है, सो अगर हम यहाँ पर d² की जगह पर -1 लिख दें, क्योंकि d² की जगह पर -a², -a कितना है 1, तो -1 का स्क्वायर यानी 1 रखोगे तो ये दोनों कैंसिल होकर के 0 आ जाएंगे, जो कि सही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर यहाँ पे आप सीधा फार्मूला लगाओगे तो ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम वही करते हैं कि e की पावर x तो है, एक बार x लिखेंगे और उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2d हो जाएगा, cos x वैसे रहेगा। अब e की पावर x है, अब अगर 2d से मल्टीप्लाई कर दो और 2d से 2d को फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हम कर सकते हैं मैथमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं है। तो x टाइम ex है 2d है अपॉन 4d² है, cos x है। अब अगर a की वैल्यू -1 रखोगे तो ये हो जाएगा x ex और f4 इंटू -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2d cos x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -x e की पावर x माइनस वही माइनस तो आगे हम ले आए -4 2। अब डिफ्रेंशिएट करो cos x को, d/dx मतलब क्या है, आप d का मतलब है d/dx कर रहे हो तो जाएगा माइनस साइन, तो जाएगा -x e की पावर x अपॉन 2, चूँकि ये 2 इसको कैंसिल कर देगा 2, और ये हो जाएगा साइन x और इसका माइनस इसको प्लस कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला हो जाएगा हाफ टाइम x ex साइन x। तो ये हो गया I2। सो PI क्या हो गया हमारे पास, टोटल PI जो है, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके पास जो आया, पर्टिकुलर फंक्शन जो है आपके पास PI, वो हो जाएगा x e की पावर x/2 है ना, नहीं तो इसी का है, वो था x + 1/2 प्लस x e की पावर x/2 साइन x, एंड कंप्लीट सोल्यूशन इज y, ये कितना था, e की पावर x c1 cos x प्लस c2 साइन x प्लस x + 1/2 प्लस x ex साइन x/2, ठीक है। इस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इसका सोल्यूशन हमने इस तरह से निकाला है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही है, बट थोड़ा लेंदी अगर लग रहा है तो वो उसको तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स में। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं। कंपैरेटिवली छोटा क्वेश्चन होगा ये, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। d² - 4d + 4 y टाइम इज़ x³ e की पावर 2x, इस तरह का हमारा इक्वेशन है। तो सवाल है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m की पावर m² - 4d + 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसको ध्यान से देखें तो a² + b² - 2ab है, यानी कि ये जो है असल में m - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। खुद ही करके देखो, m² +
2 का 4 माइनस 2 तो ये हो जाएगा। तो यानी यहाँ के m के कौन कौन से रूट आएंगे, 2, 2 m के 2 रूट आएंगे। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 प्लस c2 रिपीटेड रूट है इसलिए ऐसा होगा e⁻²x। तो ये तो काम इसका हो गया। आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के रास्ते पर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास है d² माइनस 4d प्लस 4 और यहाँ पर है e⁻²x इंटू एक्स क्यूब। तो रूल तो ये कहता है कि जैसे e⁻²x आप यहाँ पे लाओगे, द मोमेंट आप e⁻²x यहाँ लाओगे तो आपको क्या करना होगा, आपको d प्लस 2 स्क्वायर कर देना पड़ेगा। d की जगह पे d प्लस a लिख देना होता है, a यहाँ 2 है तो d प्लस 2 प्लस 4 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा और साथ में आपका एक्स क्यूब तो रहेगा ही, e⁻²x 1 अपॉन ये हो जाएगा d² प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 4d माइनस 4d माइनस 8 प्लस 4x क्यूब। तो ये हुआ कितना, e⁻²x। तो अगर हम देखें तो 4d कट जाएगा और माइनस 8 है तो ये बचेगा -4, 1 प्लस 4 ये भी कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/d² ऑफ x क्यूब। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है कि e⁻²x है 1/d² है x क्यूब है। अब देखो ऐसा होता है जब आप यहाँ इस तरह से सीधे x के सामने इस तरह का ऑपरेटर पाते हो तो यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है, जो नॉर्मल रूल आपने सीखे हैं डिफरेंशिएशन के वही करने होते हैं। तो अब जरा यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो कि जो 1/d होता है इट इज़ इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन होता है, यानी कि अगर आपके पास कहीं लिखा है 1/d/dx तो इट मीन्स दैट इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम e⁻²x है इसको 1/d कर दें और 1/d एक्स क्यूब पे अप्लाई करें तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं e⁻²x है 1d है, आप इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx कह रहे हो। तो 1/d द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन। तो अगर हम एक बार 1/d का करें यहाँ पर तो e⁻²x रहेगा 1/d रहेगा और ये कितना हो जाएगा x⁻4/4 है ना। वैसे ही अगर हम e⁻²x है फिर 1/4 तो बाहर आ गया, फिर आपके पास 1/d है x⁻4 है। इसका मतलब ये ऐसे लिखा है e⁻²x/4 और ये लिखा है इंटीग्रेशन x⁻4 dx। तो ये हो जाएगा e⁻²x/4 ये हो जाएगा x⁻5/5 तो जाएगा e⁻²x x⁻5 4 5 जा 20। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखना चाहोगे तो y बराबर होगा c1 c2x दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है 1/20 e⁻²x x�5। दिस इज द टोटल सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है बट इट्स वेरी नाइस। चलिए एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है, कुछ ट्रिकी मतलब थोड़ा सा लेबोरियस होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको। तो सवाल हमारे पास क्या है बच्चों, सवाल हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि d⁻4y/dx⁻4 माइनस y इज इक्वल टू cos x। ठीक है, cos x cos हाइपरबोलिक x, दिस इज द राइट हैंड साइड। तो cos हाइपरबोलिक है और याद रखो cos हाइपरबोलिक x जो होता है वो होता है e⁻x प्लस e⁻−x/2। यही यहाँ का कैच पॉइंट है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम शुरू करेंगे। तो आप लिखोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन भाई यहाँ पर क्या हो जाएगी m⁻4 माइनस 1 टाइम y इज इक्वल टू 0। तो यानी कि y नहीं रहेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन में y नहीं रहता है, तो m⁻4 माइनस 1
सो दिस इज़ समथिंग, इस तरह से इसको हम कह पाएंगे कि कैसे कह पाएंगे इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एम स्क्वायर की स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर ऐसा कर दिया तो हो जाएगा पहले ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप एम स्क्वायर प्लस 1 को 0 के बराबर मानते हो तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, और जैसे स्क्वायर करोगे तो जाएगा प्लस माइनस आई। तो ये दो रूट तो यहाँ से निकल आए। उसके बाद जब आप एम स्क्वायर माइनस 1 को 0 के बराबर मानते हो तो यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एम की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास 4 रूट आ गए, एम प्लस माइनस 1, एम प्लस माइनस आई। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो कि सब अलग अलग हैं, तो जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स। इससे अब इसको लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा। तो अल्फ़ा यहाँ 0 है और बीटा यहाँ 1 है, तो ये पूरा प्लस माइनस आई है। तो उस हिसाब से e की पावर 0 हो जाएगा c3 cos x प्लस c4 sin x। तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन कितना आया, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x। ये है हमारे आंसर। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है केवल। अभी तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में देखते हैं, उसमें अच्छा खासा तामझाम रहेगा क्योंकि यहाँ हाइपरबोलिक वाली चीज़ें आ रही हैं। तो आपके पास क्या लिखना है, d की पावर 4 माइनस 1, और आप लिखोगे cos x और लिखोगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बटे 2। तो ये हो जाएगा 1/d की पावर 4 माइनस 1, और आपके पास हो जाएगा ex/2 cos x प्लस e की पावर माइनस x/2 cos x, है ना। दोनों तरफ आपने वही मल्टीप्लाई किया है। बेहतर क्या होता है ऐसी स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, समस्या को हम दो हिस्सों में तोड़ दें। तो हमने तोड़ा और इसको बना दिया e की पावर x/2 cos x, और ये हो जाएगा d की पावर 4 माइनस 1 e की पावर माइनस x/2 cos x। ये हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम, ये तो वैसा ही हो गया ना कि e की पावर ax है और कोई फंक्शन फाई है, तो कैसे ले जाएंगे, तो आप 1/2 ऐसे रखोगे और e की पावर x को इधर ले आओगे। जैसे ऐसा करोगे तो आपको d की जगह पर लिखना होगा, d है d प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1। क्या किया, जब e को आप इधर लाओगे, जैसा कि फार्मूला हमारा है कि 1/fd है। अगर आपके पास e की पावर ax फाई x है, तो अगर e की पावर ax आगे आएगा तो 1/fd प्लस a बन जाएगा और फाई x के ऊपर वो ऑपरेट होगा। ये है हमारा फार्मूला। तो आपने जैसे e को आगे लाए, d की जगह पे d प्लस 1 कर दो, चूँकि e की पावर ax यानी 1x है, और cos तो ऐसे रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आप करोगे तो हो जाएगा 1/2 रहेगा, e की पावर माइनस एक्स रहेगा, तो यहाँ पर माइनस 1 है, तो d माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा, इनको हम थोड़ा अंडरलाइन कर दे रहे हैं। इन स्टेप को कैसे किया है इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने लगभग सब कुछ बता दिया है आपको, ठीक है। कॉस यहाँ पर रहे, कुछ छूट रहा हो, कंसेप्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए कमेंट में। कहीं कुछ छूट रहा है तो हम आगे जा कर के कहीं रिकवर कर लेंगे। दैट इज़ सम मतलब ऑब्वियस काइंड ऑफ थिंग, कभी कभी हो जाती है। तो हम एक बार फिर से लिख रहे हैं, ये हो जाएगा d प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 cos x। पहला ऐसा करते हैं, हम इसी सेक्शन को, इसको मैं थोड़ा अलग तरह से, अलग इंक से लिख देता हूँ। सबसे पहले हम इसी सेक्शन को सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, अगर d प्लस 1 की पावर 4 है, इसका हम कैसे फॉर्मूला लिखेंगे। 1 से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के पावर 4 का फॉर्मूला कैसे होगा। मुझे तो नहीं याद है ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने कभी याद किया हो। तो उसको तरीका क्या है, आप d प्लस 1 स्क्वायर प्लस d प्लस 1 स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और ये भी हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो d स्क्वायर का d स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा d की पावर 4, और ये हो जाएगा 2d क्यूब। हम केवल d स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबसे, और प्लस हो जाएगा d स्क्वायर। फिर करोगे
2d³ प्लस 4d² प्लस 2d, और फिर हो जाएगा d² प्लस 2d प्लस 1। तो यानी ये हो जाएगा d⁴। क्यूब कितने टर्म है, 1 2, तो ये जाएगा 4d³। स्क्वायर कितने टर्म है, 1 2 3, तो 4 5 6 6d², और प्लस इसे कितने टर्म, 2d प्लस 2d यानी 4d प्लस 1। ये है हमारे पास पूरा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 e⁴x 1/d⁴ प्लस 4d³ प्लस 6d² प्लस 4d प्लस 1, और इसका -1 तो है ही है, -1। तो आपका -1 कैंसिल हो गया, cos x ऐसे रहेगा। तो अब हम कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे e⁴x/2, और यहाँ से हमारे पास क्या क्या बच रहा है, d² का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम d² प्लस 6 टाइम d² प्लस 4 टाइम d और cos x। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ d² के टर्म में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है, अगर आप 1d² cos ax है तो आप इसकी जगह पे f-a² रिप्लेस करके cos ax ही लिखोगे। दिस इज द फार्मूला, ये अप्लाई करना है। तो आपके पास e⁴x/2 है, d² की जगह पे आप a-1 ले, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम d -1 प्लस 6 टाइम -1 प्लस 4 टाइम d cos x है। अब यहाँ पर क्या होगा, ex/2, जरा देखिए हम क्या क्या सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 4d -6 प्लस 4d, तो -4d प्लस 4d कट जाएगा, -6 प्लस 1 -5, तो -e⁴x, और /2 तो है यहाँ पर 10 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, देखिए -6 1 -5 माइनस तो है 10, और यहाँ तो आपका cos x एज इट इज बचा रह जाएगा। मेरे ख्याल से ये हिस्सा आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो बच्चों, अब हम जो दूसरा हिस्सा सॉल्व करेंगे तो आसान होगा। दूसरे हिस्से और पहले हिस्से में अंतर क्या है, यहाँ d + 1 था, यहाँ d - 1 हो जाएगा। तो जब आप d - 1 करोगे तो इसी फॉर्मूले में कह दें तो ये जाएगा d - 1 का होल स्क्वायर, और क्या होगा, d - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ कहाँ तक उसे मैं कचर पचर करें। तो आपके पास हो जाएगा d - 1 का होल स्क्वायर इंटू d - 1 का होल स्क्वायर। लेट अस चेंज द इंक सो दैट अवॉइड कर दें कन्फ्यूजन। d² - 2d प्लस 1 multiplied by d² minus 2d plus 1, that is d⁴ minus 2d³ plus d², ये जाएगा -2d³ plus 4d² minus 2d plus d² minus 2d plus 1। तो आंसर आएगा d⁴ -2 और भी कहीं -4d³ और 4d², 4 1 5 1 6, तो प्लस 6d² -4 -4 प्लस 1। तो आप देखो खाली अंतर कितना आया, जहाँ जहाँ d था वहाँ -d रिप्लेस कर दे रहे हो तो आपको आंसर मिल जा रहा है। तो d² को -d से रिप्लेस करोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, प्लस है, लेकिन d को माइनस करोगे तो क्यूब पे माइनस आ जाएगा, ये है। तो इसका मतलब है कि जब हम अपना इक्वेशन नंबर PI2 है, 2 सेकेंड पार्ट कर रहे होंगे, तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या था, 1/d, हो जाएगा d⁴ प्लस 4d³ प्लस 6d² माइनस 4d प्लस 1 माइनस 1 e⁴, अब ये e⁻ -x आगे आ चुका है,
है ना, और 2 भी यहाँ पर आ चुका है, जो कि 2 तो हम लोग शुरू से ही लेके चल रहे हैं। यहाँ आपके पास cos x है। तो अब देखें, यहीं पे लिखते हैं, अगला पन्ना चेंज करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर वो आप कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ करोगे तो यहाँ पे वही होगा, और यहाँ पे आप करोगे डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4d² इंटू डी प्लस 6 माइनस 6d² माइनस 4d cos x। फाइनली आप देखोगे यहाँ पे वही आएगा e⁻⁻x/2, और ये आ जाएगा -1/5, इसे पिछली बार आया था, और cos x। तो यहाँ आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा e⁻⁻x/2 इंटू 10, दिस विल बी 10 cos x। तो आपके पास एक बार आया -e⁻x cos x, यहाँ आया -e⁻⁻x cos x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख लेते हैं। देखें यहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। तो बच्चों आपके पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो कुछ ऐसा होगा कि -e⁻x/2 2 इंटू 5, इसको मैं कर दूँ 10 प्लस की जगह पर तो माइनस लगेगा ना, -e⁻⁻x/10 cos x। अब देखो यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें, 1/5 कॉमन ले लें, तो हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x/2, और cos को बाहर कर दें। तो प्यारों इस तरह से हमारे पास हो जाएगा -1/5 cos हाइपरबोलिक x cos x, क्योंकि ये जो पूरा टर्म होता है ये cos हाइपरबोलिक x होता है। तो इस तरह से हमने अपने इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, -5 cos हाइपरबोलिक x cos x के टर्म में। तो इस तरह से हम ले सकते हैं y1 बराबर c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, c3 cos x प्लस c4 sin x, और यहाँ पे हो जाएगा -1/5 cos हाइपरबोलिक x cos x। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरह से एक अच्छा क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा ट्रिकी, मैं अगेन ट्रिकी वर्ड नहीं यूज़ करता, आई डोंट लाइक दिस वर्ड, ऑल्दो ये यूजफुल मतलब है, अच्छा है। ट्रिकी कहने से थोड़ा सा हमारे अलग तरह के स्टिमुलेशंस होते हैं दिमाग में कॉन्शियस होने की, बट दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। ठीक है प्यारो, तो बस अब मैंने लगभग 3 तरह के जो मुख्य रूप से इसके क्वेश्चंस बनते हैं जिन तरह के, वो हमने कर लिए हैं। इक्का दुक्का कुछ और तरह के अगर हमें मिलेंगे तो वो हम आपको और करा देंगे बहुत ज़्यादा, और बाकी आने वाले समय में हम इस पे क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस में इसको रखेंगे, 2-2 3-3 क्वेश्चन इसे करते रहिएगा, और जो पिछले होमवर्क मिले हैं आपको उनको भी करते रहिएगा। और इसके बाद अब हम अपने यूनिट के अगले चरण में बढ़ेंगे, जिसमें है कॉची-आइलर इक्वेशन, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 1 बहुत बढ़िया यूनिट है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें यहाँ से आपको अच्छे नंबर मिलने हैं, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। पूरा सेमेस्टर आप पढ़ रहे हो, अगर पूरा सेमेस्टर इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई कारण ऐसा नहीं है कि आप जब एंड सेम एग्ज़ाम अपना दोगे या आपने जब सेशनल एग्ज़ाम आप दे रहे होगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। देखो, गणित एक रात पहले आती ही नहीं है, लोगों की समय मांगती है, आपको समय देना पड़ेगा। आप जब समय इन्वेस्ट करोगे तो उसके ब्याज के रूप में आपको गणित आपको कॉन्सेप्ट समझाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।